फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SRK में। हम अध्ययन कर रहे थे अभी तक सौरमंडल के बारे में। उसी से एक संबंधित टॉपिक और है ब्रह्मांड, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मांड जो वो सौरमंडल से बड़ा है, लेकिन मैंने सौरमंडल पहले इसलिए आपको बता दिया क्योंकि इसको अब जब सौरमंडल आप जान जाएंगे तो आपको ब्रह्मांड के बारे में समझने में आसानी होगी। जैसा कि ये परिभाषा लिख रखी है कि ब्रह्मांड जो होता है वो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अर्थात जो छोटे छोटे अणु या फिर कह सकते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूलकण इत्यादि सब लोग मिलकर के जब एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, फिर कई सारे सौरमंडल जब मिलेंगे तो आकाश गंगा बनती है और कई सारे आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। जैसा कि ये क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे छोटा आपका सौरमंडल होगा, फिर सौरमंडल से कई सारे सौरमंडल मिलेंगे तो आकाश गंगा बनेगी और आकाश गंगाएं जब बहुत सारी मिल जाती हैं तो वो उनका जो समूह होगा वो ब्रह्मांड कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आकाश गंगा के अंतर्गत बहुत सारे सौर परिवार हैं। इसका मतलब बहुत सारे ग्रह हुए जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और फिर वो बहुत सारे सौर परिवार जब एक सम्मिलित रूप से आ जाएंगे तो आकाश गंगा बन जाएगी और जब आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसी को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। अब आगे आएंगे और देखेंगे ब्रह्मांड से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं उनके बारे में कि ब्रह्मांड। हाँ, तो सबसे पहला तथ्य जो दे रखा है वो है सर्वप्रथम टालमी ने 140 ईस्वी में ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया और भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। अर्थात जो टालमी ने इसका अध्ययन शुरुआत किया था और उन्होंने भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। भूकेंद्रित अवधारणा क्या होती है? इन्होंने माना था कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है और सारे जो तारे हैं और जो अन्य ग्रह हैं सब इसी पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि वर्तमान समय में ये बात सिरे से खारिज कर दी गई है, ये तथ्य बिल्कुल गलत है। लेकिन जब इन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया था 140 ईस्वी में, तब इन्होंने यही बात कही थी कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और इनकी ब्रह्मांड संबंधी अवधारणा सौरमंडल तक ही सीमित थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि टॉलमी महोदय ने इनकी बात का खंडन किया और बताया कि ब्रह्मांड जो है उसके केंद्र में पृथ्वी नहीं है। इन्होंने अपना अध्ययन जो था वो ब्रह्मांड को इन्होंने एक सौर परिवार तक ही सीमित करके रख दिया और इसी के इर्द गिर्द इनका अध्ययन घूमता रहा। इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि सूर्य है। ब्रह्मांड से इनका तात्पर्य सौर परिवार से था, अर्थात जो इनका अध्ययन था वो सौर परिवार तक ही सीमित रह गया था। ये जो कोपरनिकस ने बताया था उससे पहले ही वारामिहिर जी ने, जो भारतीय भूगोलविद थे, उन्होंने उनसे कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही लगभग ये छठी शताब्दी से तात्पर्य 500 ईस्वी के आसपास, तो 500 ईस्वी के आसपास ही उन्होंने बता दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इन्होंने बहुत तीव्र कल्पना शक्ति के कारण अपने ये तथ्य जो है वो बहुत पहले ही 500 ईस्वी के आसपास ही बता दिया था, जो कि आज से लगभग 1500 साल पहले ही इन्होंने बताया था। इसके बाद 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल महोदय ने बताया था कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। इन्होंने अध्ययन किया था और बताया था कि जो आकाशगंगा है उसमें कई सारे सौरमंडल हैं और जो हमारा सौरमंडल है उसका एक अंश मात्र ही है आकाशगंगा का। एडविन पावेल हब्बल महोदय ने 1925 ईस्वी में बताया था कि जो ब्रह्मांड का विस्तार पाया जाता है या ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का है। इसके अंतर्गत जो है हमारी जैसी लाखों आकाश गंगाएं हैं। जैसा कि ये तथ्य सत्य भी प्रतीत होता है कि जो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, तो इन्होंने ये बात 1925 में बता दी थी। फिर आता है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर महोदय ने नियम प्रतिपादित किया था और उन्होंने न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसको अपना आधार बनाया था। अर्थात न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो थे उनको आधार मान करके केपलर महोदय ने ग्रहों की गति संबंधी जो नियम थे उनकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई।
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी संकल्पनाएं, बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत नहीं होते हैं, इसीलिए उनको बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको खारिज कर दिया गया है। इसमें एक तारक संकल्पना, द्वैतारक संकल्पना, और जो ये दोनों थी, जो एक तारक और द्वै तारक वाली, वो वैज्ञानिक संकल्पनाएं कहा जा सकता है, वैज्ञानिक आधार पर बताई गई थी। और उसके बाद दैवीय मत भी कुछ आए थे, तो जैसा कि वेदों और पुराणों में वर्णन है, तो उस आधार पर बताया गया था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। इससे पहले जो इसके अतिरिक्त जो एक तारक और द्वै तारक जो मैंने बताया, उसमें ये बताया गया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से हुई है, और द्वै तारक मतों के मानने वालों का कहना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से मिलकर के हुई है। इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत भी आए थे, जैसे धूल परिकल्पना आई, निहारिका परिकल्पना आई, बहुत सारे ऐसे ही सिद्धांत और परिकल्पनाएं आई थी, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां थी। अब आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो मुख्य सिद्धांत है, सर्वमान सिद्धांत है, वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894 से 96 ईस्वी के बीच में प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक इसका अन्य नाम दिया विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इससे तात्पर्य यही है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है। इन्होंने बताया था कि 50 अरब पूर्व ही जो ब्रह्मांड था, वो जो वर्तमान स्थिति है उस तरीके से नहीं था। 15 अरब वर्ष पूर्व ये जो ब्रह्मांड एक अग्निपिंड के रूप में था, जो ठोस पदार्थों से या भारी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि यही जो ये अग्नि का पिंड था, उसमें तीव्र विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो वो जो पदार्थ थे वो अलग अलग बिखर गए। धीरे धीरे इन जो ठोस पदार्थ या काले धूसर पदार्थ होते थे, उनका धीरे धीरे करके सम्मोहन हुआ, और जो सारे पदार्थ धीरे धीरे करके एकत्रित होने लगे तो उनका आकार बढ़ने लगा, और इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि जो पहले एक पिंड था वो टूट गया, मतलब विस्फोट हुआ उसमें, और जो पदार्थ इधर उधर बिखर गए, फिर धीरे धीरे करके उनका सम्मोहन हुआ और वो पास आते गए, धीरे धीरे उनका आकार फिर बढ़ने लगा, और जब बढ़ने लगा तो आकाशगंगाओं का निर्माण हो गया। फिर यही घटना पुनः होती है आकाशगंगाओं के साथ, मतलब जो आकाशगंगाएं बनी फिर उनका धीरे धीरे विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ आकाशगंगाओं का तो विभिन्न प्रकार के सौरमंडल जो हैं उनका निर्माण हुआ, अर्थात बहुत सारे तारे, ग्रह, सूर्य, और सूर्य तो तारा ही है, ग्रह, उपग्रह, इनका सबका निर्माण हुआ, और जो ग्रहों के टूटे हुए भाग थे वही क्षुद्र ग्रह कहलाए। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि एक ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले एक पिंड था, वो टूटा, आकाशगंगाएं बनी, फिर आकाशगंगाओं का बार बार विस्फोट होता रहा, जिससे ग्रह, तारे, अन्य आकाशीय पिंड बने। इन सभी को मैंने एक एक करके तथ्य में लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण पदार्थों का बिखराव हुआ। इस घटना से काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थों का सम्मोहन हुआ और ब्रह्मांडीय पिंड बने। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ, जिसके ऊपर उसके आकार में वृद्धि हुई और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर जब आकाश गंगाओं में विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे करके अन्य पिंडों का निर्माण हुआ, जिससे ग्रह, उपग्रह बने, और ये निर्माण प्रक्रिया चलती रही, और वर्तमान स्थिति में जैसी ब्रह्मांड है उस प्रकार का वो निर्माण हो गया। तो ये थी जॉर्ज लेमेतेयर द्वारा प्रतिपादित विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, जिसके अंतर जो सर्वमान्य मानी गई है सब। अब एक एक करके जो अन्य तथ्य हैं उनको देखते हैं। जैसे आकाशगंगा, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि आकाशगंगा जो है वो विशाल तारों का समूह, कई सारे तारों का एक विशाल समूह होता है आकाशगंगा। सौर परिवार मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो सौर परिवार है वो अनेकों क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, धूलकण इत्यादि का समूह है। तो जब कई सारे सौर परिवार मिलेंगे तब एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। चूंकि एक आकाशगंगा में कई सारे तारे होते हैं, हर तारे का अपना अलग अलग सौर मंडल है या सौर परिवार है। हो सकता है कुछ ऐसे तारे भी हो जिनका अपना सौर परिवार ना हो, कुछ ऐसे तारे हैं जिनका सौर परिवार हो। तो ये अभी रिसर्च का है, वो चलता रहेगा, और असीमित जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन जारी है वर्तमान स्थिति में। तो जो सौर मंडल है उसमें कई सारे ग्रह हैं,
और कई ये ग्रह मिलकर के सौरमंडल बनाएंगे, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि मिलकर के, और फिर वही सौरमंडल जब आपस में समूहन होता है उनका, तो वो आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। एक मिनट, अब इसके बारे में एक एक तथ्य देखेंगे कि आकाशगंगा विशाल तारों का एक समूह है और ब्रह्मांड में लगभग हर तरफ आकाशगंगाएं हैं। ये चीज इसमें एक मिनट, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये तरफ की जगह 100 अरब होगा, 100 अरब। यहाँ पे ये काट करके आप 100 कर लीजिए। सौ अरब। मतलब ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा इन्हीं में से एक है। अब आगे का देखते हैं कि आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट है, ये कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में। आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त धूल और गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन जो तारे हैं वो उनकी संख्या सर्वाधिक है। लगभग पूरे भाग पर कह सकते हैं तारे एक छोटा सा अंश मात्र जिसमें धूल इत्यादि पाई जाती है और गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि ये मेंशन कर रखा है इसमें कि 98% भाग पर तारे और शेष 2% भाग पर धूल आदि हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको कई बार बता दी है। आकाशगंगा के प्रकार के बारे में देखते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहला है अंडाकार या दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, मतलब जो अंडे के आकार की होती हैं या जिनका दीर्घवृत्ताकार पथ बनता है, ये इस तरीके के। तो इस तरीके के शेप वाली जो आकाशगंगाएं होंगी उसको अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा बोलते हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगा, जो सर्प के आकार, जैसे सर्प चलता है उसके आकार की जो आकाशगंगाएं होती है उसको सर्पिलाकार आकाशगंगा बोलेंगे। जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है वो इसी प्रकार की सर्पिलाकार ही है। अगली है अनियमित आकार की। इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, वो किसी भी क्रम में व्यवस्थित हो सकती हैं। ये मैंने बताया आपको, सर्पिलाकार है हमारी आकाशगंगा। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। जो आर्यन नेबुला है वो हमारी आकाशगंगा में बहुत सारे तारे के समूह पाए जाते हैं, उनमें से एक है जो सबसे शीतल है। आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे है उसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। भारतीय खगोल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे सुपर क्लस्टर के बारे में। सुपर क्लस्टर क्या होता है? जो सुपर क्लस्टर होते हैं वो बहुत सारे तारों के समूह होते हैं। मतलब एक अत्यधिक बड़े, जो बड़े बड़े तारे होंगे उनका जो समूह होता है वो सुपर क्लस्टर कहलाता है। और जो अभी तक के अज्ञात कुछ ऐसे तारों के समूह थे उनकी खोज भारतीय भूगोलविदों ने की थी और उसका नाम सरस्वती दिया है। मतलब ये पॉइंट पढ़ लीजिए आप पूरा कि भारतीय खगोलविदों ने एक दल ने अब तक अज्ञात रहे आकाशगंगाओं के एक अत्यधिक बड़े समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की है, जिसे सरस्वती नाम दिया है। तो एक बहुत बड़ा सुपर क्लस्टर है। सुपर क्लस्टर होता है बहुत बड़े बड़े तारों का जो समूह होगा उसे सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ये जो सरस्वती सुपर क्लस्टर है जिसकी भारतीय खगोलविदों ने खोज की है वो ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है, जो पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। आकाशगंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दी बात। और ये जो सुपर क्लस्टर होते हैं वो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा जुड़े हुए होते हैं या स्थित होते हैं, इनकी स्थिति बनी हुई होती है। जो मिल्की वे है वो लानियाकी सुपर क्लस्टर में स्थित है। अंतरिक्ष से दूरी मापन की इकाइयाँ। अब जैसे कि दूरी मापने की बहुत सारी इकाइयाँ, जैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, किलोमीटर है, मीटर है इत्यादि है। तो जो खगोलीय पिंड होते हैं या आकाशीय पिंड जो होते हैं वो बहुत दूरी पर स्थित होते हैं और इनको किलोमीटर या मीटर में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तो इनको मापने के लिए कुछ इकाइयाँ बनाई गई हैं, जैसे प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, खगोलीय इकाइयाँ इत्यादि। तो एक एक करके हम देखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में
प्रकाश अपनी रफ्तार से यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जितनी दूरी तक जाएगी उतनी दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसका मान 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 की घात 12, यहाँ पे घात 12 होगा, ऊपर 12 छोटा सा लिखा होगा जैसे पावर में लिखते हैं, 10 की घात 12 किलोमीटर है। इसको आप लोग सही कर लीजिए, 12 यहाँ नहीं, ये थोड़ा ऊपर लिखा होगा, 10 की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला आता है पारसेक। पारसेक जो है अब तक की सबसे बड़ी जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। इसका मान लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। आप वैसे ही प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी का मापक है, लेकिन पारसेक उससे भी बड़ी दूरी जो होती है उसको पारसेक में व्यक्त करते हैं, और एक पारसेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय इकाई है अगला। तो खगोलीय इकाई जो है वो यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है, मतलब जो 14.9 करोड़ के आसपास जो दूरी पड़ती है माध्य दूरी, उसको खगोलीय इकाई बोलते हैं। इसका मान 8 मिनट। 8 मिनट इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रकाश को सूर्य से धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, तो यही मानक है कि 8 मिनट कहा गया है। यानी कि जो प्रकाश 8 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा वो खगोलीय इकाई बोली जाती है। तो ये इतने कुछ तथ्य थे जो मैंने ब्रह्मांड के बारे में इसमें सम्मिलित किए थे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ब्रह्मांड और सौरमंडल का टॉपिक समाप्त होता है। अब आगे हमारे आने वाली जो श्रृंखला होगी उसमें हम पृथ्वी के विभिन्न जो तथ्य हैं, जैसे उसके अक्षांश, देशांतर, उसकी गतियाँ जो होती, दैनिक गति, वार्षिक गति इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे और देखते रहिए वीडियोस, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।